ये क्या राजीव, तुम अभी तक कंप्यूटर में ही उलझे हुए हो? रिया घर में घुसते ही तीखे स्वर में बोली। कंप्यूटर में उलझा नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ। राजीव ने भी उतने ही तीखे स्वर में जवाब दिया। ऐसा क्या कर रहे हो सुबह से? हर बात तुम्हें बतानी जरूरी नहीं है, और मेहरबानी करके मेरे काम में खलल मत डालो। राजीव ने झिड़क दिया तो रिया चुप न रह सकी और बिफर कर बोली, बताने को है भी क्या तुम्हारे पास? दिन भर बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हो। काम धंधा तो कुछ है नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम काम करना ही नहीं चाहते। कोशिश करने से तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं, पर काम ढूंढने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। तो अब तुम मुझे बताओगी कि काम ढूंढने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक कहा तुमने। मैं होती कौन हूं तुमसे कुछ कहने वाली? मैं तो सिर्फ घर बाहर पिसने के लिए हूं। बाहर काम करके लौटती हूं तो घर वैसे का वैसा बिखरा पड़ा मिलता है। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि अब तुम ही तो इस घर की कमाऊ सदस्य हो। मुझे तो सुबह उठते ही तुम्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और हर समय तुम्हारी सेवा में तैयार रहना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर भी रहा हूं कि महारानी जी को कोई कष्ट न पहुंचे। फिर भी कोई कोर कसर रह जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राजीव का व्यंग से भरा स्वर सुनकर छटपटा गई थी रिया। क्यों इस तरह के शब्दों से मुझे छलनी करते रहते हो राजीव? अब तो ये तनाव मेरी सहन शक्ति को चुनौती देने लगा है। ऐसा कहते कहते रिया रो पड़ी। ये क्यों नहीं कहती कि बेकार बैठे निखट्टू पति को तुम सहन नहीं कर पा रही हो, दिन पर दिन कटखनी होती जा रही हो। गुस्से में ऐसा बोलकर राजीव घर से बाहर निकल गया। रिया अकेली रोती रह गई। माता पिता को आपस में तू तू मैं करते देख दोनों बच्चे मोहित और कोमल अपनी किताबें खोलकर बैठ गए और कनखियों से एक दूसरे को देखकर इशारों से बात करने लगे। जल्दी ही इशारों की जगह फुसफुसाहट ने ले ली। मम्मी बहुत गंदी हैं। घर में घुसते ही पापा पर बरस पड़ी। पापा कितना भी काम करें, मम्मी उन्हें चैन से रहने ही नहीं देती। कोमल ने धीरे से अपनी बात कही तो मोहित बोला, मम्मी नहीं, पापा ही गंदे हैं। घर में काम करने से कुछ नहीं होता। बाहर जाकर काम करके पैसा मिलता है और उसी से घर चलता है। मम्मी बाहर काम न करें तो हम सब भूखे मर जाएं। ये सुनकर कोमल उस पर झपट पड़ी और उसे दो चार थप्पड़ जमा दिए। फिर तो ऐसी महाभारत मची कि दोनों के रोने बिलखने पर ही खत्म हुई। कोहराम सुनकर रिया दौड़ी आई। वो पहले से ही भरी बैठी थी। उसने दोनों बच्चों की धुनाई कर दी और फिर वो दोनों बच्चे धीरे धीरे सिसकने लगे। रिया बच्चों को मार पीट कर देर तक शून्य में ताकती रही, जबकि चारों ओर फैला बिखरा सा उसका घर उसे मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे हंसते खेलते घर को न जाने किसकी नजर लग गई, उसने सोचा और सिसक उठी। उसे याद आ रहा था कि एक समय था जब वो खुद को इस संसार की सबसे भाग्यशाली औरत समझती थी। आर्थिक मंदी के कारण 6 महीने पहले राजीव की नौकरी क्या गई, घर की सुख शांति को ग्रहण ही लग गया। वहीं से शुरू हुआ था उनकी मुसीबतों का सिलसिला। 80,000 प्रतिमाह कमाने वाले आदमी के बेरोजगार हो जाने का क्या मतलब होता है, ये राजीव को कुछ ही दिनों में पता चल गया था। जो नौकरी रिया ने शौकिया तौर पर शुरू की थी, इस आड़े वक्त में वही जीने का सहारा बन गई थी। न चाहते हुए भी उसे कई कठोर फैसले लेने पड़े थे। बढ़िया पॉश इलाके के 3 बेडरूम वाले फ्लैट को छोड़कर वे साधारण सी कॉलोनी के 2 कमरे वाले फ्लैट में चले आए थे। पहले खाना बनाने, कपड़े बर्तन धोने और घर की सफाई वाली अलग अलग नौकरानियां थीं, पर अब एक से ही काम चलाना पड़ रहा था। नई कॉलोनी में 2 कारों को खड़े करने की जगह भी नहीं थी। ऊपर से पैसे की भी जरूरत थी, इसलिए एक कार बेचनी पड़ी। सबसे मुश्किल फैसला था मोहित और कोमल को महंगे इंटरनेशनल स्कूल से निकालकर साधारण स्कूल में डालने का। रिया राजीव ने बच्चों को यही समझाया कि पढ़ाई का स्तर ठीक ना होने के कारण ही उन्हें दूसरे स्कूल में डाल रहे हैं। पर जब एक दिन मोहित ने कहा कि वो माता पिता की परेशानी समझता है और अच्छी तरह जानता है कि वे उसे महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, तो राजीव सन्न रह गया। रिया के मुंह से चाह कर भी कोई बोल नहीं फूटा। इस तरह के हालातों से संघर्ष करने वाला केवल उनका ही परिवार नहीं था। राजीव के कुछ दोस्त भी वैसी ही मुश्किलों से जूझ रहे थे। वे सभी मिलते जुलते एक दूसरे की परेशानियों को कम करने की कोशिश करते।
इस तरह हंसते बोलते बेरोजगारी का दंश कम करने की कोशिश करते थे। अपनी ओर से रिया हालात को संभालने की जितनी ही कोशिश करती, उतनी ही निराशा के गर्त में गिरती जा रही थी। पूरे परिवार को अजीब सी परेशानी ने घेर लिया था। बच्चे भी अब बच्चों जैसा व्यवहार कहाँ करते थे। पहले वाली शरारतें और नित नई मांगों का सिलसिला तो कब का खत्म हो गया था। जब से उन्हें महंगे इंटरनेशनल स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में डाला गया था, वे ना तो अपने दोस्तों की बातें करते थे और ना ही स्कूल की छोटी मोटी घटनाओं का जिक्र ही करते थे। बच्चों को पीटने के बाद रिया को खुद पर ही ग्लानि हो आई। बिना मतलब बच्चों को धुनने की क्या जरूरत थी। न जाने उनके कोमल मन पर क्या बीत रही होगी। भाई बहनों में ऐसे झगड़े तो होते ही रहते हैं। कम से कम उसे तो अपने होश नहीं खोने चाहिए थे, पर नहीं, वो तो अपनी झल्लाहट बच्चों पर ही उतारना चाहती थी। ये सोचते हुए रिया उठकर बच्चों के कमरे में पहुंची। मोहित और कोमल अब भी मुंह फुलाए बैठे थे। रिया ने दोनों को मनाया पुचकारा। बच्चों का रुख देखकर रिया ने झटपट माफी भी मांग ली। मम्मी को माफ नहीं करोगे तुम दोनों? पर ये क्या? डांट खाकर भी हमेशा चहकती रहने वाली कोमल रोते हुए बोली, अब हमारा क्या होगा मम्मी? क्या होगा का क्या मतलब है? और ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? पापा की नौकरी चली गई मम्मी, अब आप उन्हें छोड़ दोगी ना? कोमल ने भोले स्वर में पूछा। क्या? किसने कहा ये सब? न जाने क्या उलझुल बातें सोचते रहते हो तुम दोनों। रिया ने मोहित और कोमल को झिड़क दिया, पर दूसरे ही पल दोनों बच्चों को अपनी बाहों में समेटकर चूम लिया। हम सबका परिवार है ये बेटा, ऐसी बातों से कोई किसी से अलग नहीं हो जाता। हम सबका बंधन अटूट है। पापा की नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। तब तक मेरी नौकरी में मजे से काम चल ही रहा है। कहाँ काम चल रहा है मम्मी? मेरे सभी दोस्त यही कहते हैं कि अब हम गरीब हो गए हैं। तभी तो इंटरनेशनल स्कूल को छोड़कर हमें छोटे से स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। इतना बड़ा घर छोड़कर हमें छोटे से फ्लैट में रहना पड़ रहा है। मोहित उदास स्वर में बोला तो रिया सन्न रह गई। ऐसा नहीं है बेटे, तुम्हारे पुराने स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं होती थी, इसीलिए उसे बदलना पड़ा। रिया ने समझाना चाहा, पर अपने स्वर पर उसे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था। बच्चे छोटे जरूर हैं, पर उन्हें बातों में उलझाना बच्चों का खेल नहीं था। कुछ ही देर में बच्चे अपना होमवर्क खत्म कर खा पी कर सो गए, पर रिया राजीव के इंतजार में बैठी हुई ऊँघने लगी। रात के 11 बज गए तो उसने मोबाइल उठाकर राजीव को कॉल करने की कोशिश की। घर से रूठ कर गए हैं तो मनाना तो पड़ेगा ही। पर नंबर मिलाते ही खाने की मेज पर रखा राजीव का फोन बजने लगा। तो महाशय फोन यहीं छोड़ गए हैं। इतना गैर जिम्मेदार तो राजीव कभी नहीं थे। क्या बेरोजगारी इंसान को इस तरह बदल देती है? कब तक आंखें पसारे बैठी रहे वो राजीव के लिए? कल ऑफिस भी जाना है। इसी कश्मकश में कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। दीवार घड़ी में 12 घंटों की आवाज सुनकर वो चौंक कर उठ बैठी। देखा तो राजीव अभी भी घर नहीं आया था। घबरा कर उसने राजीव के दोस्तों को कॉल किया। कौन? रमोला? रिया ने राजीव के दोस्त अमित के यहाँ फोन किया तो फोन उसकी पत्नी रमोला ने उठाया। हाँ रिया, कहो कैसी हो? सॉरी रमोला, इतनी रात गए तुम्हें तकलीफ दी, पर शाम 6 बजे के गए राजीव अभी तक घर नहीं लौटे हैं। तुम्हारे यहाँ आए थे क्या? कैसी तकलीफ रिया, आज तो लगता है सारी रात आंखों में ही कटेगी। हाँ, राजीव आए थे यहाँ। राजीव और अमित ने साथ में चाय पी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि नितेश की पत्नी का फोन आ गया कि नितेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों साथ ही नितेश के यहाँ गए हैं, पर उन्हें तुम्हें फोन तो करना चाहिए था। राजीव अपना मोबाइल घर पर ही भूल गए हैं। पर नितेश जैसा हंसमुख आदमी ऐसा कदम भी उठा सकता है? मैं तो सोच भी नहीं सकती। हुआ क्या था? पता नहीं, अमित का फोन आया था कि नितेश और उसकी पत्नी में सब्जी लाने को लेकर तीखी झड़प हुई थी। उसके बाद वो तो पास ही के स्टोर में सब्जी लेने चली गई और नितेश ने यह कांड कर डाला। रमोला ने बताया। हाय राम, इतनी सी बात पर जान दे दी। बात इतनी सी कहाँ है रिया, जब से नौकरी गई है ये लोग तो आकाश से सीधे जमीन पर गिरे हैं। छोटी सी बात भी इन्हें तीर की तरह लगती है। पर इन्होंने एक दूसरे को सहारा देने के लिए ग्रुप बनाया हुआ है।
कैसा ग्रुप और कैसा सहारा रिया। जब अपनी ही समस्या नहीं सुलझती तो दूसरों की क्या ही सुलझाएंगे। रमोला लगभग रो ही पड़ी। अमित भैया फिर भी तकदीर वाले हैं कि जल्दी ही उन्हें दूसरी नौकरी मिल गई। रिया के शब्द रमोला को तीर की तरह चुभे। तुमसे क्या छिपाना रिया, अमित के चाचा जी की फैक्ट्री है। पहले से 1/3 वेतन पर दिन रात जुटे रहते हैं। ऐसा समय भी देखना पड़ेगा, कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा कहते हुए रिया ने फोन रख दिया। रिया की चिंता की सीमा नहीं थी। इतनी सी बात पर नितेश ने ही क्या कर डाला। अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। रिया पूरी रात सो नहीं सकी। उसके और राजीव के बीच भी तो आए दिन झगड़े होते रहते हैं। वो तो दिन भर ऑफिस में रहती है और राजीव अकेला घर में। उससे आगे का तो वो सोच भी नहीं सकी और रो पड़ी। अगले दिन राजीव लगभग 10 बजे घर लौटा। ये क्या है, कल शाम 6 बजे घर से निकलकर अब घर लौटे हो, एक फोन तक नहीं किया। रिया ने उसे देखते ही उलाहना दिया। क्या फर्क पड़ता है रिया, मैं रहूं या ना रहूं, तुम तो अपने पांवों पर खड़ी ही हो ना। ऐसी बात मुंह से फिर कभी मत निकालना। और किसी का तो पता नहीं, पर मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। रिया कांप उठी। ये संसार ऐसे ही चलता रहता है रिया। देखो ना, नीतेश हमें छोड़कर चला गया, पर संसार अपनी ही गति से चल रहा है। ना नीतेश के जाने का दुख है, ना ही उसके लिए किसी की आंखों में 2 आंसू। ये कहते हुए राजीव रो पड़ा। पहली बार रिया ने राजीव को इस तरह बेहाल देखा था। वो बच्चों के सामने ही फूट फूट कर रो रहा था। रिया उसे अंदर लिवा ले गई। दोनों बच्चे हैरान से खड़े देखते रह गए। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रिया हैरान परेशान सी बच्चों को बालकनी में बैठाकर राजीव को सांत्वना देने लगी। वो नहीं चाहती थी कि राजीव की इस हालत का असर बच्चों पर पड़े। ऐसा क्या हो गया जो नितेश हद से गुजर गया। पिछले हफ्ते ही तो सपरिवार आया था हमारे यहाँ। इतना हंसमुख और मिलनसार आदमी अंदर से इतना उदास और अकेला होगा, ये भला कौन सोच सकता था। रिया के स्वर में डर और अविश्वास साफ झलक रहा था। जवाब में राजीव एक शब्द भी नहीं बोला। उसने रिया पर एक गहरी नजर डाली और चुपचाप चाय पीने लगा। अब नीतेश की पत्नी और बच्चे का क्या होगा, रिया ने सवाल किया। वो अब भी खुद को समझा नहीं पा रही थी। नीतेश के पापा आ गए हैं, वो ही दोनों को साथ ले जाएंगे। उसके पापा का अच्छा बिजनेस है, मेवों के थोक व्यापारी हैं। वो तो नितेश को भी बिजनेस संभालने के लिए बुला रहे थे, पर वो जिद ठाने बैठा था कि पिता के साथ काम नहीं करेगा। रिया सोचने लगी, नितेश की पत्नी मंजू अक्सर अपनी पुराने विचारों की ससुराल का मजाक उड़ाया करती थी। पता नहीं अब उन लोगों के साथ कैसे रहेगी। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। कहीं कुछ भी होता था तो उनके निजी जीवन से कुछ इस तरह जुड़ जाता था कि वो छटपटाकर रह जाती थी। वो सोच रही थी कि राजीव भी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वे लोग उसे बार बार अपने साथ रहने को बुला रहे हैं। उसके पिता बंगलौर के जाने माने वकील हैं, पर रिया का मन नहीं मानता। न जाने क्यों उसे लगता है कि वहां जाने से उसकी आजादी छिन जाएगी। खुद राजीव और उसके माता पिता तो हमेशा से यही चाहते थे कि राजीव और उसका परिवार उनके साथ रहे, पर रिया ही समझौता करने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि सास ससुर के साथ रहने से उसकी जिंदगी सिर्फ उनकी सेवा करते हुए ही बीत जाएगी। इसीलिए वो अपनी ससुराल में जाकर रहने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। धीरे धीरे जीवन ढर्रे पर आने लगा। सिर्फ एक अंतर आ गया था कि अब रिया ने पहले की तरह कटाक्ष करना छोड़ दिया था। वो अपनी ओर से भरसक कोशिश करती कि घर की शांति बनी रहे। उस दिन ऑफिस से लौटी तो राजीव हमेशा की तरह कंप्यूटर के सामने बैठा था। रिया, इधर आओ, उसने बुलाया। वो रिया को कुछ दिखाना चाहता था। ये तो शुभ समाचार है। कब हुआ था ये इंटरव्यू? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। रिया कंप्यूटर स्क्रीन पर एक जानी मानी कंपनी द्वारा राजीव का ऑफर लेटर देखकर खुशी से उछल पड़ी। इतना खुश होने जैसा कुछ भी नहीं है। एक तो वो आधे से भी कम वेतन देंगे, दूसरे मुझे बेंगलोर जाकर रहना पड़ेगा। यहाँ नोएडा में उनका छोटा सा ऑफिस है जरूर, पर मुझे उनके मेन ऑफिस में ही काम करना पड़ेगा। ये तो और भी अच्छा है, वहां तो तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं। उनकी तो हमेशा से यही इच्छा है कि हम सब साथ रहें। राजीव जानता था
कि रिया को अपने सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं है, इसलिए बोला, मैं सोचता हूँ कि पहले मैं जाकर नई नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। तुम कोमल और मोहित के साथ कुछ समय तक यहीं रह सकती हो। नहीं, ना मैं अकेली रह पाऊंगी, ना कोमल और मोहित। सच कहूं तो यहाँ दम घुटने लगा है मेरा। मेरे मामूली से वेतन में 6-7 महीने से काम चल रहा है। तुम्हें तो उसका दोगुना वेतन मिलेगा। हम सब साथ चलेंगे। रिया की बात सुनकर राजीव हैरान रह गया। कोमल और मोहित तो ये सुनते ही खुशी से नाच उठे। उन्होंने दादा दादी के घर में अपने कमरे भी चुन लिए। राजीव के माता पिता तो फोन पर ये सुनते ही झूम उठे। सालों बाद कोई शुभ समाचार सुनने को मिला है बेटा, उसकी मां भरे गले से बोली और आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। पर तुम्हारी आजादी का क्या होगा? फोन रखते ही राजीव ने सवाल किया। इतनी स्वार्थी भी नहीं हूं मैं कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचूं। तुमने साथ दिया तो मैं भी सबके खिले चेहरे देखकर समझौता कर लूंगी। समझौता? इतने बुरे भी नहीं हैं मेरे मम्मी पापा। आधुनिक विचारों वाले पढ़े लिखे लोग हैं और मुझसे ज्यादा मेरे परिवार पर जान छिड़कते हैं। इतना कहकर राजीव हंसने लगा तो प्रिया सोचने लगी कि अपनी आजादी से कहीं ज्यादा जरूरी राजीव की जिंदगी और अपने परिवार की खुशहाली है। रिया को लगा कि इस खुशनुमा माहौल के लिए उसे अपनी आजादी का बलिदान भी करना पड़े तो वो तैयार है।